हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज का 13वां वीडियो है जिसका शीर्षक है जियोसिंक्लाइन एंड माउंटेन बिल्डिंग, भूसन्नति और पर्वत निर्माण। ये जो है इसमें वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जियोसिंक्लाइन है, मतलब भूसन्नति का। भूसन्नति क्या होता है हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भूसन्नति है, इस धारणा, इस विचार का प्रादुर्भाव शुरुआत कब हुई। ये असल में 1859 ईस्वी की बात है। जेम्स हॉल ने इस विचार को दिया। हमें आज ये पता है कि पर्वत कैसे बनते हैं। हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी है और हम जानते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं पर्वत बन जाते हैं कई बार। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई यूरेशिया से तो वो टकरा के बन गया हिमालय। लेकिन सपोज ये थ्योरी 1965 60 65 के दशक के सन में आई प्लेट टेक्टोनिक की। और सपोज 100 साल पहले जब हमें कुछ नहीं पता था इन विचार के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है, ज़मीन मूव कर सकती है, तब जो विद्वान थे तब क्या धारणा बना के रखे थे। और वो उस अप्रोच को हम लोग आज पढ़ने के लिए जियोसिंक्लाइन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति को पर्वत का पालना भी कहा जाता है। तो आज मतलब मेरा निवेदन है आपसे कि जब आप ये थ्योरी पढ़ें तो आप प्लेट टेक्टोनिक भूल जाएं, क्योंकि ये 100 साल पहले आई और उस समय टेक्टोनिक नहीं आई थी। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेक्टोनिक रहा तो आपको ये विचार नॉनसेंस लग सकता है, लेकिन ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी ये खोज होने के बाद भी हम इस पर शोध करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंश मिल जाते हैं हमें वर्तमान में। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जियोसिंक्लाइन की। जियोसिंक्लाइन होता क्या है। वास्तविकता बात ये है सॉरी, बात ये है कि जो जियोसिंक्लाइन का मतलब, हम पहले इनके शब्द पे जाते हैं। शब्द है क्या, थोड़ा आइडिया आपको बन जाएगा वास्तविकता में क्या है। क्या होता है कि जब वलन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जब वलन कैसे बनता है, जब बीच में चट्टानों के बीच में जब तनाव डाला जाता है, उनमें जब दबाव डाला जाता है। तो चूंकि अगर कोई भी सपोज एक रस्सी है, उसको भी अगर आप सिकोड़ेंगे तो वो लहर की आकृति प्राप्त कर लेगी। लहर तो आप समझते हैं ना, लहर में एक ऊपर का एक अंश होगा और एक नीचे का अंश होता है ना। ऐसे ही जब चट्टानों में जब वलन पड़ते हैं तो चट्टानें भी लहर का रूप धारण कर लेती हैं। लहर का एक ऊपर का जो है क्रेस्ट होगा, एक नीचे वाला जो है तल होगा, है ना। एक लहर का ऊपर का हिस्सा होगा, एक नीचे का हिस्सा होगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपनति या एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अभिनति या सिंक्लाइन। ठीक है ना, मतलब धंसा हुआ भाग। तो जो पृथ्वी के धंसे हुए भाग हैं उनको हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। आप दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि दो सपोज लैंड मास हैं, दो ठोस जमीन के टुकड़े हैं। सपोज दो देश हैं अलग अलग, या फिर दो कॉन्टिनेंट हैं दूर दूर या पास पास। अब क्या है कि उनके बीच में सपोज एक धसाव है। सपोज एक गहरी सकरी खाई बनी हो, मान लो दो कॉन्टिनेंट के बीच में या दो देशों के बीच में या दो लैंड मासेस के बीच में, ठोस जमीन के बीच में एक खाई बनी हो, सकरी, लंबी और गहरी या छिछली। और उस खाई में क्या हो कि पानी भर जाएगा, जाहिर सी बात है, भर जाएगा ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। जमीन का सपोज जमीन एक ये है और एक जमीन ये है, उसके बीच में ये खाई बन गई। सपोज खाई है कोई कारण से, या दो लैंड मास के बीच में एक ऐसी जमीन है जो जिसमें पानी भरा हुआ है और आसपास की जमीन से खाले में है, नीचे है। तो इस कंडीशन को या इस स्थिति को या इस प्रकार की संरचना को हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। ऐसी अवस्थाएं हमें कई बार मिली हैं इतिहास में पहले और वर्तमान में भी मिलती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग पुरानी बात करें क्रिटेशियस युग की, तब पेंजिया एक कॉन्टिनेंट था, वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, दो भागों में। यूरेशिया अंगारा बन गया, ऊपर वाला जो अंगारा लैंड बन गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया। तो जब दो हिस्से बन गए तो अंगारा गोंडवाना के बीच में एक सागर खुल गया, है ना, छिछला सागर, जिसका नाम टेथिस था, आपने सुना होगा। तो इस सागर को हम लोग जियोसिंक्लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि यह दो लैंड मास को आपस में विभक्त कर रही है। कैसे व्यक्त कर रही है, ऊपर जो है अंगारा है, नीचे है गोंडवाना, और आपस में दोनों लैंड मास हो गए डिवाइड। तो ये कंडीशन बन गई जियोसिंक्लाइन की। जियोसिंक्लाइन इज एन ऑब्सोलेट जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन origin
which was developed in the late 90s and 20th century before the theory of plate tectonic was envisaged। भाई अंग्रेजी हमारी बड़ी ख़राब है, प्रोनाउंसिएशन कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो उस पर ज़्यादा डिटेल ना जाओ। बॉटम लाइन मेरी यही है जो हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आपको। तो ये हो गया अपना जो है जियोसिंक्लाइन, ठीक है ना। अब जियोसिंक्लाइन से पर्वत कैसे बनेंगे, पर्वत का पालना जो बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज ये जो है ज़मीन है, ये एक प्रकार का जो है लैंड मास है ठोस, और बगल में ये खाई बन है जो इसको हम लोग सिंक्लाइन बोलते हैं, और इसके बगल में एक और दूसरा पर्वत होगा जो कि ये आधी फोटो है ना, दूसरी ज़मीन और होगी। तो क्या होगा, अपर्दन निक्षेपण की क्रिया होती है जिसे अनाच्छादन डिनोडेशन बोलते हैं। तो उस अपर्दन के द्वारा क्या होगा कि बहुत सारी मलबा, बहुत सारी ज़मीन मलबा जो होगा वो मलबा बहा करके ले जाया जाएगा इस छिछले नाले में या सिंक्लाइन में, ठीक है ना। जब ये बहा के ले जाया जाएगा तो यहाँ पे मलबा जमा होने लगेगा। हम लोगों ने आइसोस्टेसी में क्या पढ़ा था, जो रीजनल आइसोस्टेसी थी, कि जब इरोजन होता है तो इरोजन होने से क्या होता है कि मलबा जाएगा बहकर और हाई डेंसिटी वाली चट्टान में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। जब नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा, धसाव होगा। क्यों धसाव होगा, क्योंकि जियोस्टेसी बनेगी, भू संतुलन स्थापित करना है। भाई ये लैंड मास का जो है घन तो कम था, इसका लैंड मास का घन ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा ऊपर उठाया, ये कम ऊपर उठाया। जब आपका वजन जब दोनों का बराबर है, इसका भी वजन बराबर है, इसका वजन भी बराबर है ना, डेंसिटी अलग अलग है। तो अब जब ये जो इसका जो वजन था, जिसमें मास था, जो इसमें द्रव्यमान था, वो अगर बहा के यहाँ ले जाया जाएगा तो भाई तराजू के दोनों जो हिस्से हैं वो उनमें वजन अलग अलग हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब अलग अलग हो जाएगा तो बंदरवाट होने लगेगा कि भाई यहाँ पे जो माल गया है, आइटम गिरा है, उसको हमें इस यहाँ तक फिर पुनः पहुँचाना है, इस ज़मीन को, नहीं तो संतुलन की स्थिति नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा, ये मूव करेगा, यहाँ पे धसाव होने लगेगा। धसाव होके क्या होगा, तो हमें मालूम, धसाव होने के बाद क्या होता है कि जो नीचे से मलबा होता है घूम के नीचे इसके जड़ पे पहुंच जाता है और इस पर्वत को और ऊपर ऊंचा करने लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है आइसोस्टेसी में। अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, और जब यहाँ पे मलबा जमा होगा तो इस सिंक्लाइन में धसाव होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइसोस्टेसी कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, आप ये बस समझिए कि यहाँ पे अगर मलबा जमा होता चला जाएगा तो सिंक्लाइन में दबाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, उदाहरण के तौर पे आपके पास रस्सी है, अब रस्सी तनाव है, मान लो रस्सी जो है टाइट आप पकड़े हो दोनों तरफ से, दोनों हिस्से, अगर बीच में 5, 10, 50 किलो का जो है वजन बांट डाल दें उसमें, तो वो झुकेगी कि नहीं झुकेगी। जब झुकेगी तो आपके दोनों हाथ जो हैं आपस में करीब आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। जब सपोज आपके पास दोनों हाथ से, एक हाथ से आप मतलब रस्सी पकड़े, दोनों हाथ से आप टाइट करे हो, और बीच में कोई आदमी आके उसमें लटक जाए 50, 60, 70 किलो का, तो क्या होगा, आपके दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, क्योंकि वजन तो आप झेल नहीं पा रहे हैं। बस वही होगा सिंक्लाइन के साथ। भाई यहाँ से जो इरोजन शुरू हुआ और उधर से इरोजन शुरू हुआ, उधर दूसरी तरफ चट्टान होगी। जब दोनों तरफ से इरोजन होता चला जाएगा तो एक लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, देखिए बढ़ती चली जाएगी, है ना। ये लेयर कितनी, मलबे की लेयर बढ़ गई। जब मलबे की लेयर बढ़ेगी तो दबाव धसाव होने लगेगा। तो क्या होगा कि जब ये मलबा भर जाएगा तो होगा क्या, एक प्लेट, ये सपोज एक लैंड मास ये था अपना, और दूसरा लैंड मास था, क्या बोलते हैं, कहाँ गया यार, और दूसरा लैंड मास था ये सॉरी, तो एक लैंड मास था ये, और एक ये सपोज लैंड मास है, एक दूसरा लैंड मास है। जब दोनों आपस में टकराएं, जब दोनों आपस में जब इनमें मलबा भर जाएगा, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है तनाव के कारण ये दोनों आपस में करीब आने लगेंगे, और जब करीब आ जाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा तो जो इसके अंदर मलबा भरा है, जो मलबा भर गया है, उस मलबे में क्या होगा, वलन पड़ने लगेंगे, फोड़ बन जाएंगे ना। बताओ, अगर भाई इसमें मलबा हमने भर दिया तो जाहिर सी बात है इस सिंक्लाइन में दबाव बढ़ गया। जब सिंक्लाइन में दबाव पड़ गया तो आसपास के लैंड मास एक दूसरे के करीब आने लगे। जब एक दूसरे से करीब आने लगेंगे तो क्या होगा, जो मलबा बीच में होगा उसमें जो है कंप्रेशन होगा, है ना, सिकुड़न आएगी, और जब सिकुड़न आएगी तो वो फोल्ड होने लगेगा, उनमें वलन पड़ने लगेगा, और क्या बन जाएंगे, फोल्डिंग माउंटेन्स लाइक हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। तो इस प्रकार के जो है पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंक्लाइन का।
और असल में कोबर का भी यही सिद्धांत है जो हम लोग आगे स्पेशली पढ़ लेंगे। लेकिन सिंक्लाइन बस इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि पृथ्वी में कुछ ऐसे छिछले सकरे लंबे हिस्से जिनके बीच में दो लैंडमास हैं और उनमें लगातार चूंकि अपर्दन होगा, जमीन है तो नदी बहेगी, हवा चलेगी, अपर्दन होगा, चट्टाने घिस घिस के जाएंगी कहाँ पे, समुद्र में। हमें मालूम है सारी नदियाँ क्या सागर को जाती है, ढूंढे है ये किनारा, दीवानी ये नदी गाती है हर धारा। क्यों गाना गाया गया है, ये के ने गाया है? क्योंकि सारी जो नदी है वो कहीं ना कहीं समुद्र में विलय होती है। समुद्र जो जमीन पे है, नदी वो निकलती है जमीन से और विलय हो जाती है समुद्र में। सारा मलबा जब उसमें भरेगी तो जाहिर सी बात है धसाव होता चला जाएगा, और धसाव होता रहेगा तो दो लैंडमास आपस में करीब आते रहेंगे। जब करीब आते रहेंगे तो दोनों के बीच में जो है कंप्रेशन की स्थिति बनेगी। जब कंप्रेशन होगा, सिकुड़न होगी, तो तनाव की वजह से फोड़ पड़ जाएगा, गलन पड़ जाएगा और धीरे धीरे वो बीच का हिस्सा ऊपर उठता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पर्वत जितनी गहरी सिंक्लाइन, जितनी गहरी खाई उतना ऊंचा पर्वत। क्यों? क्योंकि जितनी गहरी सिंक्लाइन होगी उतना ज़्यादा उस पर मलबा भरेगा, और जितना मलबा भरेगा वो उतना ऊपर पर्वत उठेगा जब उस पर तनाव या कंप्रेशन होगा, है ना। तो ये हम लोगों के जीवन के सत्य से भी जोड़ता है ये विचार। तो ये हो गया सिंक्लाइन का विचार। अब सिंक्लाइन क्या होती है? दो टाइप की होती है जियो सिंक्लाइन। कौन कौन तीन टाइप की असल में होती है। ये जो है जियो सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिया शुशर्ट ने, क्लासिफिकेशन ऑफ जियो सिंक्लाइन, जो उनका जो है विभाजन किया, ठीक है ना, वर्गीकरण किया। नेम, ये जो है मैंने लिख दिया नेम, प्रॉपर्टी, एक्सेस, ब्रेथ एंड माउंटेन रेंज, ये हम लोग समझते हैं अभी। तीन टाइप की जियो सिंक्लाइन होती है, मेसो जियो सिंक्लाइन, पॉली जियो सिंक्लाइन और मोनो जियो सिंक्लाइन। मोनो मतलब सोलो मतलब क्या होता है? अब जैसे अगर हम लोग हिमालय की बात करें, अब यहाँ पे तो नहीं है, मैप नहीं लगाया है। आप जब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय जो है कई पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइड है। जैसे आप देखेंगे जास्कर है, या लघु हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक श्रेणी, आपने है ना सुना होगा। तो जो है जो हिमालय है वो जो है पैरेलल, मतलब एक पैरेलल माउंटेन बना हुआ है। बना कि नहीं बना है? मतलब सबसे ऊपर वृहद हिमालय की श्रेणियाँ आती हैं लंबवत, मतलब लंबाई में फैली हुई हैं, वो मतलब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। ऐसे ही लघु हिमालय के नीचे आएगा, वृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय आएगा, है ना। उत्तर में चले जाएंगे तो ट्रांस हिमालय, उधर काराकोरम मिल जाएगा आपको। जास्कर श्रेणियाँ पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। शिवालिक श्रेणियाँ मिल जाएंगी इधर जो है आपको, दून जो है घाटियाँ मिल जाएंगी आपको उत्तराखंड में। तो इस प्रकार का जो हिमालय डिवाइड है वो असल में क्या है कि 2-3 जियो सिंक्लाइन का निर्माण हुआ। जहाँ पे टेथिस है उसमें कई खाइयाँ थी। जैसे मैंने बोला ना कि जो एक खाई होगी उसी को सिंक्लाइन बोलते हैं। तो टेथिस एक सागर बना, मैंने बोला काफ़ी चौड़ा सागर था उस समय। तो वो जो सागर था उसके बीच में कई खाइयाँ थी, ठीक है ना। तो ऐसी एक सिंक्लाइन जो कई खाइयों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी खाइयों से मिलकर बनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेसो जियो सिंक्लाइन। कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनो सिंक्लाइन की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं जब जिसमें कई खाइयाँ होती हैं जिस सिंक्लाइन में। भाई जियो सिंक्लाइन जरूरी नहीं है कि सोलो हो, कि एक एक खाई हो। कई बार क्या होता है कि एक सिंक्लाइन में बहुत सारी खाइयाँ बनी होती हैं, तो जो बहुत सारी खाइयों वाली खाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेसो जियो सिंक्लाइन। जो करीब 2-3 खाइयों वाली एक साथ खाई होती है उसको बोलते हैं पॉली जियो सिंक्लाइन। और जिसमें सिर्फ सोलो खाई होती है, एक ही खाई होती है, उसको बोलते हैं मोनो जियो सिंक्लाइन। ये उनकी प्रॉपर्टी है। अगर एक्सेस की बात करें तो जो पॉली जियो सिंक्लाइन होती है वो अपनी जो उसकी बहुत सारी खाइयाँ होती हैं, चूँकि मैंने बोला कि एक खाई नहीं होती, 2-3 खाइयाँ होती हैं, 4 खाइयाँ हो सकती हैं, 5 खाइयाँ हो सकती हैं। तो वो जो खाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती है। लेकिन मेसो जियो सिंक्लाइन उनमें बहुत खाइयाँ होती हैं, 10-15 खाइयाँ एक साथ हो सकती हैं। लेकिन उन खाइयों की जो लंबाई है, मतलब जो खाइयाँ जो फैली होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, वो समानांतर नहीं होंगी, उनमें कुछ एंगल भी बन रहा होगा, उसको बोलते हैं मेसो जियो सिंक्लाइन। और इनका जो उदाहरण अगर बात करें तो जो मोनो जियो सिंक्लाइन है उसका उदाहरण हमें मिलता है अपलेशियन पर्वत। वो सिर्फ एक जियो सिंक्लाइन से बना है, इसको बोलते हैं जो है सिंगल साइक्लिक लैंडफॉर्म, एक चक्री। पॉली जियो सिंक्लाइन, अब ये जियो सिंक्लाइन बनती भी कैसे हैं? कई बार क्या होता है पर्वत जो निर्माणकालीन हलचल होती है वो समय समय पर होती है।
हो सकता है एक सिंक्लाइन में कई बार जो है पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रम जो है कार्यकारी हो रहे हों, तो उस कंडीशन में ये होता है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्वत बने। वहीं पे हिमालय में भी देखो, लघु हिमालय अलग टाइम पे बना, वृहद अलग बना है, अलग समय पे बना है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि ये डिफरेंट, मतलब एक ही सिंक्लाइन में, एक ही खाई में कई खाइयाँ जन्म ले लेती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इसलिए डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, है ना। इसलिए हम लोग इनमें सिर्फ जो है बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो कई बार एग्जाम में आता है। और तो इसका उदाहरण मिलता है पॉली का, रॉकीज और यूराल पर्वत। रॉकीज पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, यूराल पड़ता है नॉर्थ जो है अपना यूरेशिया में पड़ता है, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और जो मेसो जियो सिंक्लाइन है वो असल में बहुत सारी जियो सिंक्लाइन का हिस्सा है, वो हिमालय पर्वत बनता है। इसी में आल्प्स भी जोड़ लेते हैं हम लोग, आल्प्स पर्वत। तो ये हो गया सिंक्लाइन। अगर विश्व वितरण की बात करें सिंक्लाइन की, तो आप जो ये लाइन देख रहे हैं डार्क कलर की, ये सिंक्लाइंस है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें ये, तो ये अल्पाइन सिंक्लाइन है। ये करीब यहाँ से देखिए, आप देखेंगे ना, ये पूरी सिंक्लाइन है जो लाइन देख रहे हैं ना आप। यहाँ पे बना आल्प्स पर्वत, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ बना हिमालय, क्योंकि ये बीच में खाई है। असल में जो आप लाइन देख रहे हैं बीच में, ये असल में पूरी पृथ्वी में खाई है। इन खाई, ये सक्रिय खाई हैं, इन सक्रिय पट्टी आपको दिखाई पड़ रही हैं। इन पट्टियों में क्या होता है, मलबा भरता है और आपस में के जो लैंड मास हैं वो अंदर करीब आते हैं। और करीब आने से क्या होता है कि वलन पड़ता है इनमें, जो मलबा भर गया, और वलन पड़ने से वो मलबा ऊपर उठ जाता है, और उठने से बन जाता है जो है क्या, पर्वत। उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, दो लैंड मास थे, बीच में क्या है कि उनमें जो है मलबा भरता गया, मलबा भरता गया। मलबा भरने से क्या हुआ कि वो मलबा जब ये आसपास के लैंड मास सुखड़े, तो आप देखिए वलन पड़ गया। यही टेथी सागर के साथ हुआ पहले हिंदुस्तान में। जो गंगा का मैदान है, एक समय ये पानी से भरा हुआ था, आज 2 किलोमीटर मोटी अवसादों की चादर है। क्यों? क्योंकि नदियां बहा के लाई, इसमें जमा करती रहीं। अब ये टकरा रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है उसमें जो है अंगारा लैंड में, नॉर्थ में, चाइना में। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उनमें वलन पड़ेगा। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा एक समय कि जो गंगा का मैदान है ये भी इसमें फोल्ड होने लगेगा, इतना फोल्ड पड़ जाएगा कि ये भी पर्वत जैसा हो जाएगा, है ना। हो सकता है हिमालय जितना ऊंचा ना हो, लेकिन ये भी एक पर्वत श्रेणी बन जाएगी, जैसे जास्कर, पीर पंजाल, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये सारे खेल हैं, अब खेल खेल की बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो है सिंक्लाइन है, जैसे ये अपनी अपलेशियन सिंक्लाइन है, ये मोजाम्बिक है, ये सरकम पैसिफिक सिंक्लाइन है। तो ये हो गई अपनी सिंक्लाइन। तो सिंक्लाइन तक कोई समस्या हो तो बताना, आप कमेंट करो। बाकी मैं कांटेक्ट मेरा पड़ा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है अबाउट में भी है, जैसा आपको सही लगे। अब हम लोग बात करते हैं माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज है माउंटेन बिल्डिंग की? असल में ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कोबर की, जिसको जियोसिंक्लाइनल ऑर्गन थ्योरी बोलते हैं, जेफ्रीज की थर्मल कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी, और डेली की स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, होम्स की, आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जॉली की रेडियो एक्टिव थ्योरी। असल में क्या है कि हम लोग सिर्फ इनमें इस थ्योरी पर फोकस करते हैं, कोबर की जियोसिंक्लाइनल ऑर्गन थ्योरी और ओरिजिन थ्योरी, होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बाकी जेफरीज की थ्योरी एग्जाम में भी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। बाकी जो थ्योरीज हैं ये संकुचन सिद्धांत कॉन्ट्रैक्शन पर आधारित हैं, और हम लोग इतने आगे पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है ये सारी थ्योरीज फिलहाल यूजलेस हैं, लेकिन इन्हें हम लोग पढ़ना पड़ता है। उनमें हम लोगों ने कुछ छाड़ के रखी हैं, जैसे कोबर की और आर्थर होम्स, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा रूल है कन्वेक्शन करंट का, जो प्लेट टेक्टोनिक को फोर्स देता है। इसलिए 2 थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, बाकी थ्योरी को हम लोग फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग कोबर की थ्योरी पे जाना चाहते हैं, कोबर की थ्योरी पर चलते हैं। कोबर की थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू कोबर देयर वर मोबाइल जोन ऑफ वाटर इन प्लेसेस ऑफ प्रेजेंट डे माउंटेन्स। He called mobile zones of water as geosynclines or origin, the place of mountain building. These mobile zones of geosynclines were surrounded by rigid masses, which were termed by Kober क्रोटोजन। मैंने आपसे जो बताया वही इसमें लिखा है। सक्रिय भूभाग है जिसमें पानी भर गया है ना, लंबा है, उसके आसपास 2 ठोस मैदान है, ठोस जो है ज़मीन है, मैंने बताया। 2 रिजिड लैंड मास, सॉलिड लैंड मास है। तो उस सॉलिड लैंड मास को इन्होंने बोला अपनी जर्मन भाषा में क्रोटोजन, कोबर ने, कि जो आसपास के लैंड मास होंगे उनको क्रोटोजन बोल दिया गया। इसमें सारा शब्दों का खेल है। एग्जाम में आपको अगर कोबर से कुछ पूछा भी जाएगा
तो बस सवाल पूछे जाएंगे इनके बारे में, इन नाम के बारे में। तो जो आसपास के दो लैंड मास होंगे जिनके बीच में सिंक्लाइन होगी, उस लैंड मास को उन्होंने बोला क्रोटोजन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू हिम द होल प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग पासिस थ्रू 3 क्लोजली लिंक्ड स्टेज, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उनकी जो माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस है। लिथोजेनेसिस, इस क्रिया में क्या होता है, जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है। जियोसिंक्लाइन बनती है, दो लैंड मास के बीच में एक जियोसिंक्लाइन, असल में खाई तो विद्यमान होती है। ये बनती कैसे है? बनती ऐसे, इन्होंने बोला कि पृथ्वी ठंडी हो रही है। इन्होंने ये नहीं बोला था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, उन्होंने बोला पृथ्वी ठंडी हो रही है। जब ठंडी होगी तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जब ठंडी होगी तो वो जब ठंडी होने के बाद ड्राइनेस आएगी, पिघले जो चीज़ें पिघली होंगी वो जम जाएंगी। फिर क्या होगा कि उनमें क्या होगी, पपड़ी बन जाएगी, है ना। कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो कई बार आप घर में जो है बर्फ़ी भी बनाओगे तो वो गरम गरम जब वो होता है खोआ, तो उसको आप जमाते हो जो है थाली आली में, तो उसमें भी पपड़ी बन जाती है ना। अगर मतलब अब वो तो काफ़ी मतलब उदाहरण मेरा बड़ा घटिया किस्म का है, लेकिन थोड़ा समझने की फीलिंग पे जाओ जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है, जब ठंडा होगा तो पपड़ी बन जाएगी, कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे, कुछ नीचे धंस जाएंगे। तो जो नीचे धंस गए उनको बोल दिया गया जियोसिंक्लाइन। तो जो लिथोजेनेसिस की क्रिया है वो असल में पृथ्वी के ठंडी होने से रिलेट करने आप बोल सकते हो, कर सकते हो। ओरोजेनेसिस क्या होता है, उस समय जब जियोसिंक्लाइन के अंदर मलबा भरने लगता है ना, मतलब अवसाद जमा होने लगते हैं, सेडिमेंट्स आसपास के जो है लैंड मास से बह के जो आते हैं, और उसके अंदर दबाव पड़ने लगता है। जब दबाव पड़ने लगेगा तो वो पर्वत निर्माण शुरू हो जाएगा, है ना, वलन क्रिया होने लगेगी। फिर क्या होगा, ग्लिप्टोजेनेसिस, वो पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम का आगे का जो है एडवांस रूप है, जो कि कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये होगा जो है जियोसिंक्लाइन थ्योरी है। तस्वीर से समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि दो लैंडमास हैं, ये और ये बीच में जो लाइन देख रहे हो आप, ये सेडिमेंट भर गया मलबा। तो मलबा जब भर गया है तो जाहिर सी बात है नीचे से धसाव होगा, नीचे जो है दबाव पड़ेगा यहाँ पे नीचे की ओर, और दोनों लैंडमास आपस में करीब आएंगे। तो जब करीब आएंगे तो क्या होगा, जो बीच में मलबा होगा सेडिमेंट, उनमें जो है दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो उनमें क्या है, वलन बनने लगेंगे। वलन देख रहे हैं आपको, फोर्ड बनने लगा, है ना। तो जो फोर्ड बनेगा, उन्होंने बोला फोर्ड सबसे पहले किनारे वाले भाग में बनेंगे, जिन्हें मार्जिनल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्ड क्या कहाँ बनेगा, किनारे वाले भाग में, ठीक है ना। ये जो मार्जिनल रेंज बनेगी, इनको इन्होंने बोला, क्या बोला, क्रोटोजन उन्होंने बोला इस जमीन को। ये सपोज ये जो जमीन है ये भी क्रोटोजन बोली इन्होंने, इसको क्रोटोजन बोली, या फिर बोला फोरलैंड, ठीक है ना। और जो ये मार्जिनल रेंज बनेगी, इनको इन्होंने क्या बोला, रैंडकेटन, ठीक है ना। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले जब ओरोजनी की क्रिया होगी और आप प्रोसेस शुरू होगा, और जब इनमें से दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, दोनों क्रोटोजन से, तो किनारे वाले जो हिस्से होंगे सबसे पहले उनमें वलन पड़ेगा, सबसे पहले उनमें पर्वत बनेगा। तो इन पर्वतों को मार्जिनल रेंज बोलते हैं, या फिर बोलते हैं क्या, रैंडकेटन। इस वर्ड को याद रखिएगा, रैंडकेटन को, ठीक है ना। रैंडकेटन बन गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, रैंडकेटन जब बन जाएंगे दो, इधर के मार्जिनल रेंज और इधर के मार्जिनल रेंज, जिसे रैंडकेटन बोलते हैं, तो बीच में एक मीडियन मास बन जाएगा। मीडियन मास मतलब बीच में एक पठार का निर्माण होगा, आसपास पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, बीच में पठार होगा, ठीक है ना। और इस मीडियम मास को उन्होंने बोला ज्योचनबर्ग, ठीक है ना। ये भी समझ लो। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रोटोजन, एक तो उनकी जो है प्रक्रियाएं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस, ये 3 चीज़ें। दूसरी लैंड मास, जो ये 2 लैंड मास होंगे उनको क्रोटोजन बोलेंगे, ठीक है ना, जो सॉलिड लैंड मास होंगे। मार्जिनल रेंजेस जो होंगी, किनारे बनेंगे, उनको उन्होंने बोलेंगे जो है रैंडकेटन। और बीच में जो मीडियन मास होगा उसको बोलेंगे जोशनबर्ग, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ें। अब क्या है कि उदाहरण के तौर पे ये क्या होगा, ये कंडीशन जब आगे बनेगी तो इस प्रकार के, जैसे ये फोरलैंड्स बन गए, ये मीडियन मास, मतलब ये जो है ये रियल टाइप की तस्वीर है जैसा बनना चाहिए। बीच में एक पठार का निर्माण हो जाएगा और आसपास जो है पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है ना, मार्जिनल रेंजेस का। ये जो है जियोसिंक्लाइन है अपनी, और आसपास के जो है क्रोटोजन है। उदाहरण के तौर पे अगर हिमालय उठाएं हम लोग, हिमालय, तो ये सपोज साउथ इंडिया है, डेकन प्लेट्यू है, ठीक है ना। और ये अपना नॉर्थ इंडिया है, यंगारा लैंड असल में चाइना वाला हिस्सा है। तो क्या हुआ, एक तो ऊपर जो है तारिम बेसिन बन गया, ये जो है कुनलुन माउंटेन बना है। हिमालय अपना दक्षिण वाला ये जो हिस्सा है, नीचे वाला जो रैंडकेटन है,
नीचे वाला मार्जिनल रेंज है ना, वो बोलेंगे हिमालयन माउंटेन। और जो उत्तर वाली जो नॉर्थ वाली जो है मार्जिनल रेंज होगी उसको बोलेंगे कुल्लू माउंटेन। ठीक है ना, पूरा आपके सामने उदाहरण है, आप मैप खोल के देख सकते हैं कोई भी। और बीच में जो मीडियन मास बना ज्यूचनबर्ग, उसको हम लोगों ने बोल दिया तिब्बत प्लेट्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिमालय के बीच में एक पठार है जो प्लेन सरफेस है, दक्षिण में पर्वत उत्तर में पर्वत, इसको उसको हम लोग बोलते हैं जो है पृथ्वी की छत बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, करीब करीब 5000 मीटर पे पड़ता है। तो ये हो गया उनका साफ साफ उदाहरण और बन गया उनका पर्वत। यही है जो है इनकी प्रक्रिया जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, कोबर का पर्वत निर्माणकाली सिद्धांत जियोसिंक्लाइन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो है ये भी कोबर का है। असल में क्या, ये जोशनबर्ग देखो लिखा है जोशनबर्ग है ना, ये असल में मीडियन मास है और इसको रैंडकेटन बोला गया, जो मार्जिनल सी थे, मार्जिनल मतलब जो है माउंटेन रेंजेस बने थे। और ये जो है फोरलैंड है, ये जर्मन लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हैं, जिन्हें फोरलैंड, इनको क्रोटोजन बोल सकते हो आप। तो ये उदाहरण ये भी मैंने इसलिए चिपका दिया यहाँ पे फोटो के, आपको नाम याद रहे नहीं तो भूल भाल जाए, ठीक है ना। जहाँ फोरलैंड लिखा है ये किनारे वाले हिस्से, ये रैंडकेटन है, ये असल में क्रोटोजन्स हैं, बाकी रैंडकेटन जोशनबर्ग आप देख पा रहे हैं। इस थ्योरी की समस्याएं क्या है, इवेल्युएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है। पहली बात तो इन्होंने जो सिकुड़न सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया समझाने की कोशिश किया है, जियोसिंक्लाइन बनने की बात की है, वो पॉसिबल नहीं है, ये सबसे बड़ी जो है इनकी सजा है। दूसरी क्या है, जो उस समय स्वेज थे वैज्ञानिक, हमें पता है एडवर्ड स्वेज, वो क्या बोलते हैं, जिन्होंने सियाल सीमा निफे का वर्गीकरण दिया पृथ्वी का, उन्होंने बोला कि दोनों लैंड मूव नहीं करते हैं, सिर्फ एक लैंड मूव करता है, ठीक है ना, ये और एक लैंड स्टेबल होता है। इसमें हम लोगों ने जाना कि एक ये लैंड, हम लोगों ने ये जाना कि दोनों तरफ के लैंड, ये लैंड और ये लैंड दोनों मूव कर रहे हैं आपस में, लेकिन उन्होंने बोला कि लैंड आपस में मूव नहीं कर रहे हैं, एक लैंड ही मूव करता है, एक तरफ का हिस्सा चलता है, दूसरी तरफ का हिस्सा नहीं चलता है, ठीक है ना। तो जिस तरफ का हिस्सा चलता है उन्होंने बोला उसको फोरलैंड, ठीक है ना, मतलब बैकलैंड, जो हिस्सा चलता है उसको बैकलैंड बोल दिया, और जो स्टेबल रहता है उसको बोलते हैं फोरलैंड। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो पृथ्वी, अब चूंकि प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग एक चीज़ तो उनकी बात सही है, स्वेज ने बोली थी कि हिमालय अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इंडिया की, वही एक प्लेट है जो धस रही है ऊपर वाली प्लेट में, वो वाली प्लेट तो नीचे नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वेज की बात में दम है कि एक है प्लेट, एक ही तरफ के हिस्सा मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग इनके इवेल्युएशन लिखते हैं। लेकिन उन्होंने अलबत्ता ये जरूर बता दिया कि जो है नीचे वाली जो प्लेट है जो असल में मूव कर रही है वो नहीं मूव कर रही है, अंगारा लैंड मूव कर रहा है दक्षिण की तरफ, तो वो असल में कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये एक इवेल्युएशन में इनकी थ्योरी को जोड़ दिया जाता है, इनकी बात का वजन रखा जाता है। कोवर थ्योरी सम हाउ एक्सप्लेन द वेस्ट। हाँ, एक चीज़ और है इसमें जो लिखा है, इन्होंने जो वो वाले माउंटेन्स रहे हैं, कौन से माउंटेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हैं, जैसे हिमालय, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, आज पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, ये सपोज ये हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, और ये आज पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। ये तो माउंटेन तो बता दिए कैसे बने, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये जो है नॉर्थ से साउथ जो फैले हैं, अपलेशियन पर्वत है, इंडीज पर्वत है, इनके मूवमेंट को ज़्यादा समझा नहीं पाए, क्योंकि आसपास तो समुद्र है। यहाँ सिंक्लाइन अगर बन भी रही है तब भी एक ही फोरलैंड, आपको सिर्फ एक फोरलैंड दिखाई पड़ेगा, इधर ज़मीन, इधर तो समुद्र, फिर भी कैसे बन रहा भाई। तो ये नहीं बता पाए, ये इनकी थ्योरी है, ठीक है भैया। तो कुल मिला के ये हो गया इनका इवेल्युएशन। और आगे हम लोग बात करते हैं आर्थर होम्स की। बस ये आखिरी एक बात है जो हमें समझना है। आर्थर होम्स ने जो थ्योरी दी, उनकी हमें थ्योरी मालूम है कि पृथ्वी के नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, गरम गरम पदार्थ है, और वहाँ पे संवैनिक धाराएं चलती हैं। ये क्या होती हैं, जो है चाय में जैसे चीनी पत्ती डालते हैं चाय की, वो नीचे जाती है, गर्म होकर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है ठंडी होकर, और एक साइकिल चलने लगती है, जैसा मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक में। तो क्या होता है, जहाँ से वो कन्वेक्शन करंट आपस में अलग होती हैं, विभक्त होती हैं, वहाँ पे ज़मीन टूटती है, और जहाँ पे एक दूसरे के करीब आती हैं वहाँ पे ज़मीन जुड़ती है। हम लोगों ने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो फोरलैंड आपस में करीब आ रहे हैं क्योंकि जियोसिंक्लाइन में दबाव पड़ रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि इतना दबाव कैसे पड़ जाएगा कि वो एकदम दो ज़मीन को आपस में खींच ले। तो इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने, आर्थर होम्स ने 1931 में बोला कि जो लैंड मास आपस में करीब आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जियोसिंक्लाइन पे दबाव पड़ रहा है मलबे का,
वो खासकर इसलिए करीब आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के नीचे जो धाराएं चल रही हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। मतलब एक दूसरे के, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और एक क्लॉकवाइज चल रही है, जिससे कि वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। जब करीब आएंगी दो धाराएं तो क्या होगा, ये धारा सपोज करीब आ रही है और यहाँ पे करीब आके घूम घूम के जा रही है, तो यहाँ पे ये दोनों धाराएं मिलेंगी तो जो ऊपर की जो ज़मीन है वो धंसेगी, दबाव पड़ेगा, तो आसपास का ज़मीन जो लैंड मास है वो करीब आने लगेगा। करीब आते आते उनमें और दबाव पड़ेगा और धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाएगा माउंटेन का। तो जो उनकी जो मेन थ्योरी थी, मतलब सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट सारा वही है, पर्वत निर्माण का कॉन्सेप्ट वही है कि फोर्ड पड़ेगा वो माउंटेन बनेगा। लेकिन जो दोनों जमीन के लैंड मासेस आपस में जो करीब आ रहे हैं, बस उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जो कि एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिक में पूरी तरीके से मान्य है और इसीलिए हम लोग इस थ्योरी को भी इसमें जान लेते हैं, पर्वत निर्माण को। बाकी जो थ्योरीज हैं उन पे हम लोग खास तवज्जो अभी नहीं देते हैं। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें माउंटेन बिल्डिंग तो सवीन सिंह की किताब में जाके आप ये सारी थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इन वीडियोस की सीरीज़ में जो ज़्यादा आप लोगों के लिए मैटर करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, ये होगा, ख़त्म हो गया ये टॉपिक। अब अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, और क्या होगा उनका जो ओरिजिनी हुई हैं वो कब कब घटी हैं, तो पर्वत किस नाम के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप तब तक के लिए आप धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।